नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। ये जो इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको समझने के पहले सबसे पहले हमें इसके डेफिनेशन को समझना होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र हम किसको कहते हैं। तो यह एक कॉम्प्लेक्स नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मतलब एक ऐसी क्रियाशील इकाई है जिसमें जीव आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने 1935 में किया था। ये ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। इसके पहले कि हम पारिस्थितिकी तंत्र को समझें, एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि पारिस्थितिकी होता क्या है। पारिस्थितिकी बेसिकली वातावरण और जीव समुदाय के संबंधों का अध्ययन कहलाता है, जिसका सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने इसको व्यक्त किया था। जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि पौधों एवं जंतुओं के निवास स्थलों या उन पर वातावरण के कारण पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें जीव और उनके संपूर्ण जैविक और अजैविक संगठनों के अध्ययन का ज्ञान होता है, इससे पता चलता है। अब इन्हीं दोनों के बीच में जीव और अपने आसपास के वातावरण, जिसको हम इन्वायरमेंट भी कहते हैं, यानी आसपास का जो वातावरण है उसके साथ अंतर संबंध की क्रिया करता है। तो ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी बेसिकली क्या होता है कि प्रकृति का अध्ययन करता है, जिसमें जीवों के संबंधों और अंतरक्रिया का व्यापक अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण क्या होता है कि आसपास के जो चारों तरफ प्रभावित करने वाले जैविक और अजैविक वस्तुओं की समूह की संरचना को कहते हैं। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र या इकोसिस्टम जीवमंडल की एक कार्यात्मक इकाई है, जिसमें सारे जैविक और अजैविक घटक भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसके घटकों की बात करें कि कितने घटक होते हैं इकोसिस्टम को, तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो घटक है इकोसिस्टम का। पहला अबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट। अब अबायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक कंपोनेंट जो है वो बेसिकली दो घटक यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं, जैविक और अजैविक घटक। अजैविक घटक में हमारा एनर्जी सोर्स आता है, ऊर्जा आता है, खनिज संसाधन आते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को शामिल किया जाता है। इसके बाद जो है क्लाइमेटिक फैक्टर्स आता है, जैसे वर्षा हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीज़ें आती है। एडेफिक फैक्टर्स आता है, मृदा और उससे संबंधित फैक्टर्स को हम लोग रखते हैं। तो यह जो है वो अजैविक घटक का उदाहरण होता है। बायोटिक जो कॉम्पोनेंट होते हैं, जिसको हम लोग जैविक घटक कहते हैं, फिर इसमें हमको दो पार्ट हम कह सकते हैं कि एक वैसा होता है, मतलब जैविक घटक को हम सिंपल कह सकते हैं कि सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए, प्रजनन करने के लिए और भोजन के लिए आवश्यकता होती है। और सारे का सोर्स क्या है? ऊर्जा। और पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र सोर्स है सूर्य। तो अगर हम कह सकते हैं कि बायोटिक घटक को दो पार्ट में बांटते हैं, तो एक वैसे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनको हम उत्पादक कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और दूसरे जो वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और प्राथमिक उत्पादक या अन्य जीवधारियों पर निर्भर होते हैं, जिसको हम लोग हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। अब यहाँ पे प्राथमिक उत्पादक की अगर हम बात करें तो हरे पौधे, झाड़ियाँ, वृक्ष की पत्तियाँ, ये सब जो है प्राथमिक उत्पादक के तौर पे हम लोग इसको रख सकते हैं। अब इसको बायोटिक कंपोनेंट में प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो हैं वो वे जीवधारी आते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर जो है वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। कहने का मतलब ये है कि वे जीवधारी जो अपना जो है भोजन उसमें प्राप्त करते हैं। अब इसमें जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन है। प्रोड्यूसर को अगर हम अलग छांट देते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं हरे पौधे को, फिर कंज्यूमर को हम अलग अलग स्टेज में बांटते हैं। अब इसमें हम प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता की बात करें तो वे जीवधारी जो अपना हरे पौधे से भोजन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हिरन हो गया, खरगोश, टिड्डा, मतलब शाकाहारी जीव आप कह सकते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन या तो शाकाहारी से प्राप्त करेंगे या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाकर प्राप्त करते हैं। जैसे टिड्डा को मेढक के द्वारा खाया जाता है, जबकि शाकाहारी मछली होती है, लेकिन मांसाहारी मछली भी उसको खा सकती है। हिरन को भेड़िया द्वारा खाया जाना इस श्रेणी की विशेषता हो सकती है। तृतीय श्रेणी की क्या विशेषता है? तो उसमें बेसिकली मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, जिसमें मैक्रो कंज्यूमर्स एंड आप देख पा रहे होंगे उसको हर्बीवोरस सेकेंडरी है,
फिर उसमें कार्निवोरस है, ऑमनीवोरस है। तो इसमें सबसे जो टॉप लेवल के होते हैं वो उच्च मांसाहारी होते हैं, जो जिसमें मनुष्य वगैरह हो गया, जो बेसिकली अपने सभी श्रेणी से अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पे ये स्पष्ट है कि अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र की बात करते हैं तो दो तरह के घटक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला घटक अबायोटिक कंपोनेंट है या अजैविक है। अजैविक जिसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक या मिट्टी, जल, ये सारी चीज़ें। और बायोटिक कंपोनेंट जिसमें उत्पादक और उपभोक्ता दो पार्ट में बांटा गया है। अगर हम अगली बात करें इसके अगले पॉइंट्स की, तो इसमें जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा कि जो भी इकोसिस्टम है उसका प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत जो है वो आपका बेसिकली सूर्य है। अब इसी से एनर्जी फ्लो होता है जो ऊष्मा के गतिकी नियम पर आधारित होता है। ये जो एनर्जी फ्लो है, यानी कि हर पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र परस्पर संबद्ध व्यवस्था होती है जो मानव जीवन को प्रभावित करती है। और ये जो ऊर्जा प्रभाव होता है इसमें, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक चक्र से एक जैसे कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाता है, फिर उसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर में जैसे जैसे जो है आहार के लिए जुड़े होते हैं, या पोषण स्तर जिसको हम कहते हैं, पोषण के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उसमें एनर्जी का ह्रास होता है, लॉस होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रोड्यूसर्स जो है वो 10 कैलोरी ऊर्जा को यहाँ पे दिखाता है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स जो है 10,000 कैलोरी अगर है तो वो ऊर्जा का ह्रास होगा 10% होगा। और वहाँ पे फिर 1000 कैलोरी प्राइमरी कंज्यूमर को, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर 100 कैलोरी, एंड फिर ऊर्जा का ह्रास होते हुए वो पोषण स्तर आगे की ओर बढ़ता जाता है। यानी कि वो जो ट्रॉपिक लेवल बढ़ता है आपका, वो ट्रॉपिक लेवल अलग अलग तरीके से चेंज होता है। और ये जो है डिफरेंट पार्ट्स में आप देख सकते हैं इसको। जैसे दूसरे वाले मैप में भी आप देख पा रहे होंगे कि प्रोड्यूसर्स है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एनर्जी का सोर्स एक ही है, सोलर एनर्जी। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है और टर्सरी कंज्यूमर है। जो अगला पार्ट इसका आता है इसी से जुड़ा हुआ है, पोषण स्तर से ही, ट्रॉपिक लेवल से ही, जिसको हम लोग कहते हैं फूड चेन, खाद्य जाल, या फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, या फूड वेव, खाद्य जाल। अब यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे कि फूड चेन का मतलब जस्ट वन पाथ ऑफ एनर्जी, जबकि फूड वेव का मतलब ऑल पॉसिबल एनर्जी पाथ्स। कहने का मतलब ये है कि जो फूड चेन है उसमें एक ही ऊर्जा का प्रवाह होगा, एक ही ऊर्जा का प्रवाह होगा। जैसे फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर है, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, फिर उसके बाद टर्सरी पे आएगा, फिर क्वाटरनरी पे आएगा। जबकि फूड वेव में जो है वो मिक्स हो जाता है और वो जो है एक जाल का निर्माण होता है जिसको हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे पारितंत्र की अगर हम बात करते हैं तो इनके अलावे और कई सारे चक्र होते हैं, चाहे वो जल चक्र की बात करें, कार्बन चक्र की बात करें, ऑक्सीजन चक्र की बात करें, नाइट्रोजन चक्र की बात करें, या डिफरेंट चक्र की बात करें। इस सारे चक्र जो है वो कहीं ना कहीं जो है इसको कंट्रोल करते हैं, पारितंत्र को कंट्रोल करते हैं। और उसमें जो है ये सारे के सारे सूर्य ऊर्जा पे निर्भर करते हैं। जैसे जल चक्र की बात करें तो वर्षा होती है तो पानी पर पृथ्वी पर पानी आता है, नदियों में बहता है, समुद्र में गिरता है। फिर ये सारा जो है फिर रिस कर या तो अंडरग्राउंड वाटर में जाना या सरफेस वाटर में मिल जाना, फिर इवापोरेशन होना, फिर से एक चक्र बनना, संघनन होने के बारिश होना, ये सारे उसके पार्ट हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी पारितंत्र को हमको समझना है तो ये हमें समझने की ज़रूरत होती है कि उसका कंपोनेंट क्या है और वो कंपोनेंट आपस में कैसे अंतरक्रिया करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपस में अंतरक्रिया जो है वो एनर्जी फ्लो के तहत होता है। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो फूड चेन, जैसे कि जिसमें फूड चेन है, एक दूसरे को खाने वाले जीव एक अनुक्रम का निर्माण करते हैं और उसी से उसका निर्माण होता है। अब अगर हम बात करें कि पारितंत्र के कितने टाइप्स होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, तो बेसिकली हम उसको दो टाइप में बांट सकते हैं। पहला जो टाइप है वो है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक पारितंत्र, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैनमेड इकोसिस्टम आप इसको कह सकते हैं। अब अगर नेचुरल इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे फिर दो टाइप हो जाता है, एक टेरेस्ट्रियल हो जाता है, एक एक्वेटिक हो जाता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थलीय, जैसे घास के मैदान हो गए, मरुभूमि हो गया,
तो इस तरह के पार्ट जो हैं, वनीय हो गया, तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के पार्ट हो जाते हैं। एक्वेटिक का मतलब फिर इसमें दो पार्ट बांटते हैं। एक वैसा जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में वैसा जो है जो स्थिर जल है और बहता हुआ जल है, लॉटिक और लेंटिक, जैसे कि नदी हो गया वो बहते हुए जल में आ जाएगा, स्थिर में जैसे झील हो गया, तालाब हो गया, तो इस तरह का होता है इकोसिस्टम। दूसरा समुद्री इकोसिस्टम। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो एक तो या तो पूरा स्थल हो जाएगा और एक जलीय हो जाएगा। जलीय में फिर दो पार्ट हो जाएगा, फ्रेश वाटर जो स्थल पे मिलता है और दूसरा पूरा समुद्रिक। तो ये नेचुरल इकोसिस्टम होता है और वहाँ पे हर एक इकोसिस्टम की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। घास के मैदान के ले लें तो वहाँ की अपनी अलग विशेषता है। एक तालाब के इकोसिस्टम की बात कर लें तो वहाँ की अलग विशेषता है। सामुद्रिक इकोसिस्टम की बात कर लें तो वहाँ की अलग विशेषता है। और सारे के सारे जो इकोसिस्टम में जो जीव होते हैं या जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं वो परस्पर अंतरक्रिया करते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। वही दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब ये हुआ, आप सिंपल वे में समझ सकते हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम में ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है और कोई बदलाव नहीं होता है जो प्रकृति ने प्रदत्त किया है, जबकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है और उसमें बदलाव किया जाता है। जैसे अगर एक इकोसिस्टम है जिसको हम फॉरेस्ट कहते हैं, कल को ह्यूमन को ज़रूरत हो तो उसको काट के वो घास के मैदान बना देगा या कृषि भूमि बना देगा, तो एग्रीकल्चर लैंड क्या हो गया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण हो गया। तो ये बेसिकली दो इकोसिस्टम होता है जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को रखा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ है, मानव के कार्यकलाप बढ़े हैं, कहीं ना कहीं पारितंत्र भी जो है वो खतरे में आ गया है। यानी कि पौधे या प्राणियों की उन प्रजातियों का भी विनाश होने लगा है जो नेचुरल इकोसिस्टम में सस्टेन कर रहे थे, रह रहे थे, जिसको हम आधारी प्रजातियां भी कहते हैं। और इसका एक ही कारण है कि लैंड यूज चेंज हुआ है, क्योंकि मानव जैसे जैसे विकास कर रहा है, उसकी जनसंख्या बढ़ रही है, उसको अधिक से अधिक आवश्यकताएं बढ़ेंगी, वो नेचुरल इकोसिस्टम को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में बदलते जाएगा और इसका डायरेक्टली प्रभाव जो है संसाधनों की आवश्यकता के कारण नेचुरल इकोसिस्टम पे पड़ता है और पारितंत्र का ह्रास होता है। इसीलिए जो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात कही जाती है। तो ओवरऑल जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है, जिसको आप कह सकते हैं कि इकोसिस्टम जो है बेसिकली एक संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई है जिसमें परस्पर अंतरक्रिया होती है जैविक और अजैविक घटकों के बीच में। उसके बाद जो है इसमें आप अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बारे में डील करेंगे। उसके बाद आप प्रोड्यूसर जैसे कंज्यूमर हो गया, फिर अलग अलग अबायोटिक में जो जो कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका आएगा कि उसमें ट्रॉपिक लेवल कैसे बदलता है, वो पोषण स्तर में ऊर्जा प्रवाह कैसे हो रहा है। और इसको और विस्तार करना है तो फिर जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र को आप डिटेल में जा सकते हैं। और फिर उसके सब डिवीजन ऑफ इकोसिस्टम को आप देख सकते हैं, जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, फिर उसमें पारितंत्र का ह्रास और उसके संरचना को रखा जाता है। तो ओवरऑल जो है यही आपका इकोसिस्टम है। ज़रूरी ये है कि हमें मैक्सिमम चीज़ों को सतत विकास पे ध्यान देना चाहिए, ताकि जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, या ये ऐसे कहें कि जो संसाधनों की आवश्यकता के कारण जो इकोसिस्टम में ह्रास हो रहा है उसको रोका जा सके, उसको समझा जा सके। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे।